गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 24 जून के करंट अफेयर। इससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा RIC ग्रुप, जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना मेंबर हैं। इनकी मंत्री स्तरीय मीटिंग में भारत की ओर से 23 जून को कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो भारत की ओर से इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेंगे। अगर हम लोग इस समिट की बात करें तो यह G20 के जस्ट बाद होने वाली एक समिट है, जिसमें तीनों देशों के प्रेसिडेंट भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां महान जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया कहाँ पे? ये मनाया गया हमारा मणिपुर में। फिर हमारा कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जून को, विश्व शरणार्थी दिवस। और इस बार इसकी थीम क्या थी? एवरी एक्शन काउंट्स। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिवलिक जंगल में 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है? तो ये मिला है सहारनपुर में। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन मूल्य को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनी है पहली भारतीय कंपनी। फिर हमारा BPR बिट्ठल का निधन 19 जून को हो गया। वह इनमें से क्या थे? तो वह अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट है हमारा कि चीन ने बांग्लादेश से होने वाले आयात में कितने प्रतिशत सामानों पर टैरिफ में छूट दे दिया है? तो 97% सामानों पर टैरिफ में छूट दे दिया है चाइना ने। नेक्स्ट है हमारा कामाख्या मंदिर में 500 साल में पहली बार बाहरी साधकों के बिना अम्बुबाची उत्सव मनाया जाएगा। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हमारा असम में। याद रखिएगा कहाँ पे? असम में। कामाख्या मंदिर काफ़ी फेमस है। और इसके अलावा आपको पता है जैसे जगन्नाथ के पुरी में जो होने वाली थी, यहाँ पे एक पुरी की यात्रा होती है ना, उस यात्रा में भी इस बार हर बार 10 लाख लोग करीब भाग लेते थे, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है कि नहीं, यात्रा होगी लेकिन उसमें ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे। अगला हमारा कि हाल ही में किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उर्जित आर पटेल। उर्जित आर पटेल हमारे पूर्व गवर्नर भी थे RBI के, और वर्तमान में कौन है? 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है हमारा 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 दिवस मनाए जाते हैं। एक तो आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है और इस बार 6ठा योग दिवस मनाया गया है। इसके अलावा विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, और तीसरा मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन पे। आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से ज़्यादातर जो श्रमिक थे, जो प्रवासी थे, वो अपने घरों को लौट गए हैं, या फिर जो कहीं जॉब भी करते थे हर स्टेट की, चाहे वर्ल्ड में कहीं किसी भी जगह की बात हो, तो लोग क्या हो गए हैं? बेरोजगार हो गए हैं। ठीक, तो भारत में इस तरह की समस्या से निपटने के लिए नीति आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के CEO भी हैं। ठीक, इस पैनल के माध्यम से नीति आयोग में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेक महिंद्रा जैसी तकनीकी कंपनियों के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हैं कि कैसे इस समस्या से निपटा जाए। तो फिलहाल ये हमारा ऑप्शन A और B दोनों सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। उद्देश्य तो आपको पता ही चल गया है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित करना है जिससे श्रमिकों को अपनी भाषा, स्थान और स्किल के अनुसार उनको नौकरी मिल जाए। इस पैनल में चूंकि यह लोगों को रोजगार देने से है, तो बहुत सी कंपनियों के अध्यक्ष भी हैं इसमें, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष किरण थॉमस, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी, टेक महिंद्रा के MD और CEO CP गुरनानी, गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष संजय गुप्ता, भारतीय एयरटेल के CEO गोपाल विमल। तो ये लोग इसमें शामिल हैं। ठीक, और ये इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि भारत के GDP के लगभग 30% के लिए असंगठित क्षेत्र में 40 करोड़ से अधिक श्रमिक हैं, और इनसे लगभग 60% प्रवासी या तो अर्धकुशल हैं या कुशल हैं, जो हर दिन अपने लिए अधिकार पाने के लिए संघर्ष करते हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रॉब्लम से सोल्यूशन पाने के लिए यह कदम उठाया गया है। नीति आयोग की बात आई है तो आपको पता होगा कि योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग को शुरू किया गया है। ठीक है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसके अध्यक्ष होते हैं कौन? नरेंद्र मोदी, और CEO अमिताभ कांत है, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार।
अगला क्वेश्चन हमारा, कोरोना वायरस की वैक्सीन तो नहीं बनी है लेकिन इसकी पहली दवा आ गई है जिसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की अनुमति दे दिया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, फेविपिराविर। याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करें तो यह तो इसका जेनरिक नाम है, जबकि इसका मार्केट में नाम क्या है, फेविफ्लू। तो याद रखिएगा, इसके अप्रूवल के बाद से ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग दोनों स्टार्ट हो चुकी है और पहली दवा भी बन चुकी है। ठीक है, जबकि दूसरी दवा कौन सी है, रेमडेसिविर। पहला क्या है हमारा, फेविपिराविर, जिसे हम लोग फेविफ्लू के नाम से जानते हैं, दूसरा हमारा रेमडेसिविर। हालांकि ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिया जाएगा और इसके अलावा जो भी व्यक्ति इस दवा को परचेज करेगा, मतलब किसी डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब किया है तो उससे भी एक कंसेंट लिया जाएगा कि आपके कहने पर हम ये दवा आपको दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे फेविफ्लू के 200 mg के टैबलेट की कीमत 103 रुपये है और 24 टैबलेट की एक स्ट्रिप होती है जिसकी कीमत है 3500 रुपये। अब बात आती है कितनी जल्दी दवा कैसे बन गई। देखिए, दवा ये डेवलप हो चुकी थी 2014 में जापान में। अब क्या होता है कि जब कोई बीमारी आती है तो दवाओं का परीक्षण किया जाता है कि क्या ये दवा इस बीमारी में सूट हो रही है कि नहीं। जैसे कुछ टाइम पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का चल रहा था। ठीक, तो यहाँ पे जापान में इस दवा को एबिगन नाम से मार्केट में बेचा जाता था। ठीक, याद रखिएगा। अगला हमारा, कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर किस शहर में बनाया गया है। आप सभी को पता है, न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, दिल्ली में बनाया गया है यह कोविड सेंटर। दिल्ली के छतरपुर इलाके में राधा स्वामी सत्संग व्यास का एक विशाल परिसर था जो कि 300 एकड़ में था और अब यह दुनिया का सबसे बड़ा कोविड सेंटर होगा। पेशेंट्स के लिए इसमें 10,000 बेड लगाए जाएंगे, जिसमें से 1,000 बेड ऐसे होंगे जिसमें ऑक्सीजन भी लगे होंगे। ठीक है, इसके जो बेड होंगे इनको सैनिटाइज करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ये पूरे तरीके से बायोडिग्रेडेबल होंगे। और वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, उन्होंने इस तैयारी का भी जायजा ले लिया है। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया कि 1,000 बेड ऐसे होंगे जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगे होंगे, क्योंकि कोरोना के जो सीवियर पेशेंट होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक पैथोलॉजी लैब भी बनाया जाएगा जिससे मरीजों की जांच आसानी से हो जाएगी। अगला हमारा, गलवान घाटी में चीन की सेना से हिंसक झड़प के बाद सरकार ने सेना को कितनी रकम तक के हथियार खरीदने के अधिकार दिए हैं। तो 500 करोड़ तक के अधिकार, ये हथियार खरीदने के अधिकार दे दिया गया है सरकार के द्वारा। सेना ने LAC, जिसे हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं, हथियारों के इस्तेमाल के नियमों में बदलाव किया है। क्योंकि पहले ये था 1996 से 2005 में एक समझौता हुआ था कि यहाँ पे हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके लिए चीन से सहमति बनी थी और दोनों देशों में इस बात पर भी समझौता हुआ था कि उनकी सेनाएं LAC के 2 किलोमीटर के दायरे में विस्फोटकों और हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगी। ठीक, तो यहाँ पे अब इस नियम को चेंज किया गया है क्योंकि चीन लगातार गलवान घाटी को अपनी सीमा बता रहा है और यहाँ पे हमले भी हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे अभी एक और नया अपडेट था। कल मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कि चीन ने सीमा विवाद के बीच, चीन से जो सीमा विवाद है भारत का, इसके बीच इंडियन एयरफोर्स ने रूस से कितने नए लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। तो 33, जिसमें 21 नए MiG-29 होंगे और 12 सुखोई 30 MKI होंगे। क्यों होंगे ये, क्योंकि ये जो पायलट है हमारे वो इसको उड़ाने में सक्षम है। ठीक है, इसकी ट्रेनिंग भी उन्होंने प्रॉपरली ले लिया है। अगला है हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2020 के 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट जारी की, जिसमें भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं। तो भारत की 2 कंपनियां शामिल है, एक तो है जस्ट मनी, दूसरा है स्ट्रेप्लस। ठीक है, तो जस्ट मनी क्या करता है, क्रेडिट हिस्ट्री ना होने पर भी कंज्यूमर को लोन देता है और स्टेपलस क्या है कि छोटे डेयरी किसानों को डिजिटल भुगतान, लोन और बीमा मुहैया कराती है। तो इन दोनों टेक कंपनियों को इसमें स्थान मिला है। इसके पहले गूगल हो गया, एयरबीएनबी हो गया, किकस्टार्टर, मोजिला, स्पॉटिफाई, ट्विटर, विकीपीडिया जैसी कंपनियां इसमें शामिल थी। ठीक है, 5 साल पुराने स्टार्टअप जस्ट मनी की स्थापना लिजी चैम्पन, प्रिया शर्मा और आशीष अनंत रमन ने किया था, जो कि स्टार्टअप कंज्यूमर को उधार देता था। बाकी मैंने आपको बता दिया कि स्टेल एप्स को 2011 में विकसित किया गया था और इसका भी काम मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलिए अगला है हमारा कि जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और किसी भी सेक्शन में जा कर के आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। जितनी भी स्टडी रिलेटेड मैटर होते हैं सभी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, चलिए
पहला है हमारा फिर, कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया है? तो चलिए मैं आपको हिंट देती हूँ, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जबकि सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो भारत के पहले सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों के संचयी बाजार पूंजीकरण के मामले में 10 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों के बीच अपनी जगह बनाई है। अगर हम लोग बात करें कि इसका पूंजीकरण कितना है, तो 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। जबकि इसमें नंबर 1 पे कौन है? 10वें पे तो बीएससी है, नंबर 1 पे है एनवाईएससी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, 19.3 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ नंबर 1 पे है। इसके बाद नेस्डैक है जिसका पूंजीकरण है 13.8 ट्रिलियन डॉलर। और अच्छा, बीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में बीएससी की स्थापना हुई थी। अगला है हमारा, हाल ही में किसने डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। ठीक, अंतरराष्ट्रीय परिवहन मंच के साथ मिलकर के 24 जून 2020 को भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा परियोजना शुरू करेगा कौन? नीति आयोग। जिसका उद्देश्य क्या होगा? भारत के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना। भारत 2008 से ही परिवहन नीति तय करने वाले अंतर सरकारी संगठन आईटीएफ का सदस्य है। यह परियोजना भारत में कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर से एक रास्ता तलाशने के लिए शुरू किया गया है। यह भारत में एक टेलर निर्मित परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन ढांचा तैयार करेगा और सरकार को वर्तमान कार्बन उत्सर्जन के साथ साथ भविष्य की परिवहन गतिविधियों को व्यापक रूप से समझ के साथ सुविधा प्रदान करेगा। अगला हमारा, हाल ही में किसे राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। ठीक, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो अमेरिकी सीनेट ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को यहाँ का 16वां निदेशक नियुक्त किया है राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का। ये किसका स्थान लेंगे? फ्रांस कार्डोवा का स्थान लेंगे, जिन्होंने 6 साल का कार्यकाल था इनका और मार्च में समाप्त हो गया। ठीक, पंचनाथन दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें इस पद पर नामित किया गया है। इनसे पहले डॉक्टर सुब्रा सुरेश को शामिल किया गया था। कब? 2010 से 2013 तक इन्होंने अपनी सेवा दिया था। नेशनल साइंस फाउंडेशन की बात करें तो यह एक शीर्ष अमेरिकी निकाय है जो कि विज्ञान के गैर चिकित्सा क्षेत्रों और इंजीनियरिंग में मौलिक अनुसंधान का समर्थन करता है। फिर हमारा कि किसे जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है विजय खंडूजा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, विजय खंडूजा। वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और इनकी नियुक्ति आर मस्कोई की जगह पर हुआ है। ठीक, जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। अब देखिए, जिम्बाब्वे के राजदूत तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन रिसेंटली और भी देशों के राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। बेल्जियम संतोष झा, ब्रिटेन की गायत्री आई कुमार, फिनलैंड के रवीश कुमार। काफी इंपॉर्टेंट है फिनलैंड, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। फिर हमारा कुवैत के राजदूत सीबी चार्ज, पपुआ न्यू गिनी के सुशील कुमार, स्विट्जरलैंड की मोनिका कपिल मेहता, फिलीपींस के शंभू एस कुमारन हैं राजदूत। अगला क्वेश्चन हमारा कि रणजी क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर हमारा, ये राजेंद्र गोयल। इनका निधन अभी हाल ही में हो गया है, देखते हैं इनके बारे में। तो ये बाएं हाथ के स्पिनर हैं राजेंद्र गोयल। ठीक है, इन्होंने 157 प्रथम श्रेणी मैच खेले जिसमें से अधिकांश हरियाणा के लिए थे और अपने करियर में 750 विकेट लिए हैं। ठीक, इन्होंने रणजी ट्रॉफी में लिए गए कई विकेटों में अपना नाम दर्ज किया है और 2017 में बीसीसीआई द्वारा राजेंद्र गोयल को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। ठीक, इनको राष्ट्रीय जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष बीसीसीआई के और इसके अलावा हरियाणा चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।